माफिया बॉयफ्रेंड लवर 596263। चैप्टर 59। खबर क्या है। उस गार्ड का फोन आने के बाद ही निक तुरंत उस जगह के लिए निकल गया। जब वह वहां पहुंचा तो घर खुला पड़ा था और एक गार्ड को छोड़कर बाकी सब मर चुके थे। निक ने उस गार्ड को हिला डुला कर होश में लाया और पूछा, बताओ कौन था? वह कौन था? किसने किया ये? उद्धरण चिन्ह एलेक्स। गार्ड बड़ी मुश्किल से बोल पाया। निक की आंखों में लाल डोरे तैराए। निक, एलेक्स तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। निक ने उस गार्ड को हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करवाया और खुद फोन करके अपने आदमियों को हर जगह फैल जाने के लिए कहा। निक, बस एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह देखो। और हाँ, सबसे पहले एलेक्स का घर देखो जाकर। जहां भी देखे पकड़कर मेरे सामने लाओ। उद्धरण चिन्ह। निक खुद भी गाड़ी लेकर ढूंढने निकल गया। निक को अंदाजा था कि वह लोग इतनी जल्दी कहाँ जा सकते हैं, इसलिए वह सबसे पहले रेलवे स्टेशन गया और वहां से उसे पता लग ही गया कि वह लोग स्विट्जरलैंड के लिए गए हैं। निक ने उसी वक्त अपने लोगों को बुलाया और स्विट्जरलैंड के लिए निकल गया। पर जहां से वह ट्रेन से उतरे थे वहां उन्हें खूब ढूंढा, पर निक को ना तो किया मिली और ना ही एलेक्स। जेड निक से बोला, सर हो सकता है कि वह लोग किसी और शहर चले गए हो। उद्धरण चिन्ह। निक, मुझे भी यही लग रहा है। वह ट्रेन से यहाँ तक आए और फिर किसी और तरह से वह कहीं और गए ताकि उनके बारे में पता ना किया जा सके। जेड सर, अब आप क्या करेंगे? हम वापस मिलान चले या फिर? निक, यहाँ अपने लोग लगा दो और हाँ, पता करो कि एलेक्स का कोई स्विट्जरलैंड में है क्या। और हम चलो मिलान चलते हैं, क्योंकि अभी किसी और से भी पूछना बाकी है। निक जब मिलान पहुंचा तब तक दोपहर हो चुकी थी। वह घर पहुंचा तो मार्कोस घर में नहीं थे। उसने मारिया से पूछा, मारिया, डैडी कहाँ है? उद्धरण। मारिया, वह तो कंपनी गए हुए हैं। निक तुरंत कंपनी के लिए निकल गया। जब वह कंपनी में आया तो मार्कोस उसी के केबिन में बैठे हुए थे। निक अपने केबिन में पहुंचा और टेबल पर हाथ पटक कर बोला, ये सब आपने करवाया ना? उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, ये घर नहीं है निक। यहाँ पर इतनी तेज आवाज बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्या होता जा रहा है? पहले तो तुम इस तरह चिल्लाकर बात नहीं करते थे। निक, क्योंकि मैं अब तंग आ चुका हूँ आपके हर मामले में टांग अड़ाने से। मार्कोस, मुझे मजबूरन मामलों को अपने हाथ में लेना पड़ता है। अब देख लो, तुम्हें तो काम का ही होश नहीं है। कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। निक, पहले आप मेरी बात का जवाब दो, क्या वह सब आपने करवाया? उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम। निक, एलेक्स उस जगह पर पहुंच गया जहां पर मैंने किया को रखा हुआ था। उसने गार्ड्स को मार दिया और किया को लेकर भाग गया। मार्कोस। निक, देखो अभी भी वक्त है, समझ जाओ। वो लड़की तीसरी बार भागी है। तुम उसे जबरदस्ती क्यों रखना चाहते हो? एक। निक, मैंने उसे जबरदस्ती नहीं रखा, उसे ले जाने वालों ने जबरदस्ती की है। मार्कोस, किससे झूठ बोल रहे हो? मुझसे या अपने आप से? एलेक्स ने जो किया सही किया। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस की बात सुनकर निक बोला, ठीक है फिर, अब मैं इस मामले को खुद ही देख लूंगा और हाँ, आपको बीच में पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, कल तुम्हारी और सांद्रा की सगाई है। ये सुनकर निक की त्योरियां चढ़ गई। यह क्या कह रहे हैं आप? मैं कोई सगाई और शादी नहीं करने वाला। मार्कोस, तुम्हें करनी होगी निक, वरना। उद्धरण चिन्ह। निक, वरना क्या? उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, वरना क्या अपनी जान से हाथ धो बैठेगी? ये सुनकर निक बुरी तरह बौखला गया। आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? मार्कोस, अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। निक, आप जानते हैं ना, उससे मेरी सगाई हो चुकी है। वह मेरी होने वाली बीवी है और आप उसे जान से मारने की बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, तो मैं क्या करूं? तुम्हारी भलाई के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। निक, प्लीज, आप यह मत बताएं कि मेरी भलाई किस में है और किस में नहीं। आप किया को हाथ लगाने की सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, अगर तुम मेरी बात मान लो तो दोनों में से कुछ भी नहीं करूंगा। वो और एलेक्स दोनों खुशी खुशी रहेंगे, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। निक, आपको शर्म आनी चाहिए डैडी। आप मेरी हर चीज एलेक्स को देते आए हो। बचपन में मेरे खिलौने, मेरी कार, मेरे कपड़े, मेरी वह हर चीज जो मुझे पसंद हुआ करती थी, आप उसे एलेक्स को दे देते थे।
यहाँ तक कि अपना टाइम और अपना प्यार भी एलेक्स को ही दिया। और आज आपने मेरा प्यार भी एलेक्स को देने का फैसला कर लिया। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं अब बच्चा नहीं रहा हूँ जो आप कुछ भी करते जाएंगे और मैं सहन करता जाऊंगा। किया मेरी है और मेरी ही रहेगी। आप फैसला नहीं करेंगे कि वो किसके साथ रहेगी। उद्धरण चिन्ह मार्कोस, तो फिर शायद तुम उसे जिंदा देखना ही नहीं चाहते हो। उद्धरण चिन्ह निक, आप उसे मारेंगे? पर कैसे? वो तो है ही नहीं यहाँ पर, और एलेक्स उसे कहाँ लेकर गया है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। उद्धरण चिन्ह मार्कोस हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा बाप हूँ मैं तुम्हारा, मुझे सब कुछ पता है। वो कहाँ गया है और वह दोनों इस वक्त कहाँ रह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह निक, आखिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मार्कोस, क्योंकि मैं तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वह सब तुम्हारे भी साथ हो। मैंने अपनी जवानी अकेले ही गुजार दी, मेरी भी कोई गलती नहीं थी, बस एक गलतफहमी, और मेरी सारी जवानी अकेले ही गुजर गई। तुम्हें अकेले ही मैंने पाला पोसा। मैं नहीं चाहता कि यह सब तुम्हारे साथ हो। वो लड़की एकदम ही अलग सोसाइटी से आती है, वह हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकती और उसी का नतीजा है ये सब। निक, आप अपनी एक्सपीरियंस को मुझ पर थोप रहे हैं। हाँ, मॉम आपको छोड़कर गई थी तो उसमें आपकी भी गलती थी। अरे क्या जरूरत थी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मेरी टीचर बनाकर लाने की? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को घर में घुसागी तो ये तो होगा ही ना। पूरी इटली में आपको वही एक म्यूजिक टीचर मिली थी क्या? उद्धरण चिन्ह अब पुरानी बातों को कुर देने का कोई फायदा नहीं। मार्कोस, मैंने बता दिया, कल तुम्हारी सांड्रा के साथ एंगेजमेंट है और तुम्हें उसमें आना होगा। कल ठीक 8 बजे आ जाना, और अगर तुम नहीं आए तो ठीक 8:05 पर मेरे आदमी स्विट्जरलैंड में किया को शूट कर देंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर मार्कोस केबिन से बाहर चले गए और निक ने अपना सर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने आदमियों को कॉल करके पूछा, उन दोनों के बारे में कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह जेट, नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चला है। निक अपने आप से बोला, कितना बुरा फंसा गई हो तुम। ओ किया मुझे। हाजी को भी इस बात का पता चल गया था कि एलेक्स किया को निक के यहाँ से लेकर गायब हो गया है, और उसे निक और सांड्रा की सगाई की खबर भी मिल गई थी। सांड्रा ने उसे एक क्लब में बुलाया था। सांड्रा काफी खुश थी। वो हाजे के साथ चीयर्स करती हुई बोली, फाइनली हम सक्सेस हो गए हाजे। उद्धरण चिन्ह हाजे, तुम खुशी मना सकती हो पर मैं नहीं। उद्धरण चिन्ह सांड्रा, कम ऑन, तुम्हें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि जब मेरी निक से शादी हो जाएगी तो किया का दिल टूट जाएगा, और जब उसका दिल टूटेगा तो उसे सर रखकर रोने के लिए एक कंधा भी चाहिए होगा, और वह कंधा होगा तुम्हारा। हाजिक, बकवास मत करो, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। वो पहले से ही जान गई थी सब कुछ। अब वह मुझे कभी पसंद करना तो दूर, मुझसे दोस्ती भी नहीं रखेगी। सांड्रा, तो तुमने उसे बताया क्यों? हाजिक, मैंने नहीं बताया, एलेक्स ने बताया, और जब उसने पूछा तो फिर मैं झूठ नहीं बोल पाया। वैसे ठीक ही है, मैं अपनी फीलिंग को छुपाते छुपाते थक गया हूँ। सांड्रा, ये तो तुमने सही किया। अगर कोई तुम्हारे प्यार में पड़कर कुछ गलत करता है तो वह गलती माफ होती है, क्योंकि वह इंसान तुम्हारे प्यार में था। अब देखो ना, किया का दिल टूटना तो तय है, अब जब उसका दिल टूट जाएगा तो उसे इमोशनल सपोर्ट भी तो चाहिए होगा, और उस लड़के से ज्यादा इमोशनल सपोर्ट कौन दे सकता है जो उसे प्यार करता है, और जिसने उसके प्यार में ये सब कुछ किया हो। यकीन करो, मेरा किया तुम्हारे पास ही आएगी। हाजी ने काउंटर से उठाकर एक ड्रिंक का गिलास गटक लिया और बोला, मुझे तो अब इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। पता नहीं वह कहाँ चली गई, मुझे एक बार फोन तक नहीं किया। उद्धरण चिन्ह सांड्रा, डूड, थोड़ी तसल्ली रखो, वह भी तुमसे नाराज होगी, लेकिन एक बार उसे निक और मेरी एंगेजमेंट की खबर तो मिलने दो, फिर देखना तुम। हाजी, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे हासिल क्या होगा इससे। उद्धरण चिन्ह सांड्रा ने हाजे को देखा और बोली, तुम बहुत ही अजीब आदमी हो, समझ में ही नहीं आते हो मुझे। हाजे, तुम्हारी समझ में तो मैं वाकई में नहीं आऊंगा। ये कहकर हाजे वहां से उठकर चला गया। उसने एक गिटार लिया और बैठकर गिटार बजाने लगा। वो वही गाना गाने लगा जो वह उस दिन गा रहा था जब उसे पहली बार किया मिली थी। गाना गाते हुए मन ही मन हाजे ने कहा, काश कि जिस तरह तुम मुझे उस दिन मिली थी वैसे ही आज मिल जाओ।
इससे तो अच्छा यही होगा कि हम फिर से किसी अजनबी की तरह ही मिले और एक नई शुरुआत करें, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा। आज निक और सांड्रा की सगाई थी। अचानक होने वाली इस एंगेजमेंट की खबर चारों तरफ फैली हुई थी। हर कोई शॉक में था कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि किया और निक की एंगेजमेंट काफी पॉपुलर हुई थी और उसके बाद अचानक सांड्रा के साथ एंगेजमेंट। निक सीरियस सा अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी दामियानो उसी कमरे में आया और बोला, सर, मार्कोस सर ने आपको रेडी होने के लिए बोला है। उद्धरण चिन्ह। निक, तुम जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। दामियानो वहां से चला गया। जब वो हॉल में आया तो मार्कोस ने उससे पूछा, क्या हुआ? निक क्यों नहीं आया? दामियानो कमरे में बैठे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस तेज कदमों से चलते हुए निक के कमरे में आए और बोले, यह क्या हो रहा है? क्या तुम्हें एंगेजमेंट में जाना नहीं है? निक, हाँ, मन तो नहीं है मेरा जाने का। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, मेरी कंडीशन मत भूलो, किया सिर्फ इसी कंडीशन पर जिंदा रहेगी। निक मार्कोस की बराबरी से खड़ा हुआ और उनकी आंखों में झांकता हुआ बोला, मैं दुनिया का पहला ऐसा बाप देख रहा हूँ जो अपने ही बेटे को ब्लैकमेल कर रहा है। मार्कोस, क्योंकि कोई भी बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहता। निक, ठीक है, किया की जान के बदले आप ये सब मुझसे करवा लीजिए, लेकिन आपको क्या लगता है ये सब कुछ हमेशा चलेगा? नहीं, बहुत जल्द ही मैं उसे ढूंढ लूंगा और यह ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। मार्कोस मुस्कुराए और बोले, तब की तब देख लेंगे। इधर किया एलेक्स के दोस्त के घर में रह रही थी। एलेक्स का दोस्त एक स्टोर में काम करता था और उसकी रात की ड्यूटी होती थी, इसलिए शाम के वक्त घर में ये दोनों ही अकेले थे। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर अच्छा था और जरूरत थी सारी चीजें मौजूद थी। शाम के टाइम किया बाहर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। एलेक्स उसके लिए चाय बनाकर लाया। एलेक्स को पता था कि किया को मिल्क टी पसंद है। एलेक्स चाय के कप रखते हुए बोला, ये लो तुम्हारी फेवरेट मिल्क टी। किया ने चाय का कप उठाया ही था कि न्यूज़ में आने लगा, और अब हम आपको खबर दिखाने वाले हैं मिलान के बिजनेस टाइकून निकोल के बारे में। हम अभी उनके होटल के बाहर हैं। जैसे ही यह खबर आई, एलेक्स ने रिमोट उठाकर तुरंत चैनल बदल दिया। किया बोली, क्यों बदला? मुझे देखना है। एलेक्स, छोड़ो ना, क्या करोगी इसकी खबर देखकर? उद्धरण चिन्ह। किया परेशान होते हुए बोली, मुझे देखना है कि आखिर खबर क्या है। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, खबर क्या है? वही होगी, किसी नई डील की सक्सेस पार्टी होगी या फिर कोई नया होटल खुला होगा, और क्या खबर हो सकती है इसके अलावा? उद्धरण चिन्ह। किया, पर मुझे देखने तो देते ना। एलेक्स रिमोट एक तरफ रखते हुए बोला, छोड़ो, फिलहाल तो उसके बारे में कुछ ना ही देखो तो बेहतर रहेगा, और चाय पी कर चलो, थोड़ा बाहर घूम आओ। किया, नहीं, मेरा मन नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे फोन लाकर दे दो तो जरूर अच्छा रहेगा। एलेक्स, फोन इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है, उसकी वजह से कोई भी हमें ट्रैक कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। किया, तो क्या हम ऐसे ही रहेंगे? उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, सिर्फ कुछ दिन की बात है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किया, एलेक्स, मैं इस तरह से नहीं रहना चाहती। दिन भर घर में बंद मैं बोर हो जाती हूँ। क्या मैं इंडिया नहीं जा सकती? एलेक्स, इंडिया जा सकती हो किया, पर मुझे ये बताओ तुम जाओगी किसके पास? बुरा मत मानना, पर सच तो यही है कि तुम्हारा वहाँ कोई नहीं है। किया खिड़की से बाहर दूर देखते हुए बोली, तो यहाँ पर भी मेरा कौन है? उद्धरण चिन्ह। इस बात पर एलेक्स कुछ नहीं बोला। वो बात बदलते हुए बोला, छोड़ो यह बातें, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। उद्धरण चिन्ह। किया, मेरे बारे में तो तुम सब जानते ही हो, तुम अपने बारे में बताओ। तुम्हारे बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, मेरे बारे में बताने को कुछ है ही नहीं, सिर्फ इसके अलावा कि मैं अनाथ हूँ। किया, तुम्हारी मॉम इंडिया में कहाँ से थी? एलेक्स, मुझे याद नहीं। उद्धरण चिन्ह। किया, कोई तो जगह होगी जहाँ से वह आई होगी। हो सकता है वहाँ पर तुम्हारे कोई अपने भी हो, तुम्हारे नाना नानी या फिर कोई और अपना। एलेक्स, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ कुछ। माँ ने मुझे कभी खुलकर नहीं बताया, तो मुझे नहीं मालूम कि मेरा उनके अलावा कोई और है भी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। किया, तो क्या उन्होंने कभी तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में भी नहीं बताया? कुछ तो बताया होगा, कोई निशानी जो तुम्हें याद ना हो।
एलेक्स अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए बोला, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। मैं जब भी पूछता था तो वही यही बोलती थी कि वह हमें अपना नहीं सकते। बताया करती थी कि मेरे पापा ने उनसे पूछा था कि उन्हें क्या चाहिए तो मेरी माँ ने कहा था कि उन्हें सिर्फ उनका प्यार चाहिए और बस फिर उन्होंने मेरी माँ को सिर्फ प्यार ही दिया, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। तुम गलत हो एलेक्स। उन्होंने उनको प्यार भी नहीं दिया था। अगर उन्होंने प्यार दिया होता तो फिर इज्जत भी देते। हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए हमारे दिल में इज्जत अपने आप पैदा हो जाती है। अगर वह प्यार करते तो वही ये कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा इस तरह गुमनामी जिंदगी जीता रहे। उन्होंने सिर्फ प्यार का दिखावा किया जिसे तुम्हारी माँ समझ नहीं पाई। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स ने किया की तरफ देखा और कहा, क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। तुम इतनी डीप सोच सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। किया बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, मैं बेवकूफ़ लगती हूँ क्या? हाँ, मैं लोगों पर थोड़ा जल्दी भरोसा कर लेती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं बुद्ध हूँ। उद्धरण। एलेक्स मन ही मन सोचने लगा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि इस आदत की वजह से तुम किस मुसीबत में फंस चुकी हो। एक तरफ तुम्हारी जान को खतरा और दूसरी तरफ सैंड्रा और निक की सगाई। इस सगाई का तुम ना ही जानो तो ही बेहतर है। ! Just 60 सैंड्रा की एंगेजमेंट। चैप्टर 60 सैंड्रा की एंगेजमेंट। मार्कोस ने एंगेजमेंट में काफी लोगों को इनवाइट किया था। निक बड़े ही बेमन से तैयार होकर इस पार्टी में आया। उसके आते ही मार्कोस उसके कान में बोले, मैं जानता हूँ इस वक्त किया और एलेक्स कहाँ है। मेरे आदमी उन पर बराबर नजर रखे हुए हैं, अगर तुमने कुछ भी किया तो उधर वह लड़की जिंदा नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह। निक, यकीन नहीं होता मुझे कि आप भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, जब तुम बाप बनोगे तब तुम मेरी मजबूरी को समझ जाओगे। निक, यकीनन मैं आपके जैसा तो नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, अब जाओ जल्दी से जाकर रिंग पहना दो। गेस्ट्स को ज्यादा इंतजार करवाना सही नहीं है। रिंग पहनाते टाइम निक सैंड्रा से बोला, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस शादी के लिए तैयार क्यों हो जाती हो बार बार। उद्धरण चिन्ह। सैंड्रा, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे सामने की ही तो बात है, हमारे पेरेंट्स ने ये सब तय किया है। निक, किससे झूठ बोल रही हो? मेरे सामने तुम्हारे डैड ने कहा था कि अगर सैंड्रा तैयार होगी तो ही यह शादी होगी। इसका मतलब तुम तैयार हो भी गई थी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम उस आदमी से शादी करने को तैयार कैसे हो सकती हो जो तुमसे शादी नहीं करना चाहता है, जो तुम्हें प्यार नहीं करता है। कौन सी खुशी मिल जाएगी तुम्हें शादी से? निक की इन बातों का सैंड्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। निक, कर लो शादी, तुम्हारी जिंदगी नरक बनने वाली है। किया कहीं निक की सगाई के बारे में जान न ले, इसलिए एलेक्स उस पूरी शाम उसके साथ ही रहा। उसने ना तो किया को टीवी देखने दिया और ना ही न्यूज़पेपर पढ़ने दिया। अगले दिन सुबह सुबह उठकर एलेक्स ने उस दिन का अखबार फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। एलेक्स का दोस्त हर जगह न्यूज़पेपर ढूंढता रहा पर एलेक्स ने बताया नहीं। सुबह जब किया उठी तो थोड़े अच्छे मूड में लग रही थी। वो एलेक्स से बोली, एलेक्स, मैं इस घर में बंद रह रहकर बोर हो गई हूँ। क्यों ना हम कहीं थोड़ा घूमने चलें? एलेक्स, पर किया, हम कहाँ घूमने जाएंगे? अगर हम कहीं गए तो मुझे डर है कि वह लोग हमें ढूंढ ना ले। किया, यहाँ इस छोटे से गांव में भला हमें कौन ढूंढेगा? और फिर यह इतनी खूबसूरत सी जगह है, इसे घूमना चाहिए, देखना चाहिए घूम फिर कर। एलेक्स का दोस्त विल भी बोला, हाँ बिल्कुल एलेक्स, तुम्हें अपनी दोस्त को घुमाने ले जाना चाहिए, ये बहुत सुंदर जगह है, इसे घूम फिर कर देखो। किया, वही तो मैं कह रही हूँ, मैं तंग आ गई हूँ बंद रह कर। एलेक्स, ठीक है तो फिर तैयार हो जाओ, हम आज ही घूमने चलते हैं। किया, मैं उस पहाड़ी पर जाऊंगी जो घर की छत से दिखाई देती है। एलेक्स, उस पर चढ़ पाओगी? उद्धरण। किया, हाँ बिल्कुल। तैयार होकर नाश्ता करने के बाद एलेक्स और किया दोनों घूमने निकल गए। उस पहाड़ी तक जाने के लिए पहले इन्होंने एक बस पकड़ी और फिर उसके बाद का सफर पैदल ही तय करना था। ये जगह वैसे तो छोटी थी लेकिन काफी खूबसूरत होने के कारण यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते थे। ये दोनों उस खूबसूरत रास्ते पर पैदल पैदल चले जा रहे थे। मौसम भी काफी सुहावना हो रखा था। बर्फ पड़नी बंद हो चुकी थी लेकिन सर्दी अभी भी थी। किया ने टर्टल नेक स्वेटर और उसके ऊपर एक ओवरकोट डाल रखा था। नीचे ब्लैक जीन्स और घुटनों तक के बूट्स पहने हुए थे।
इतना पहने होने के बावजूद भी उसके गाल सर्दी से लाल हो रहे थे। एलेक्स उसके लाल गाल देखकर बोला, तुम्हें सर्दी लग रही है क्या? तुम्हें अभी भी उस पहाड़ पर जाना है? किया, हाँ बिल्कुल, सर्दी जरूर लग रही है, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे अच्छा लग रहा है। एलेक्स, सोच लो, बहुत चलना पड़ेगा। पहाड़ दूर से देखने में जितने पास लगते हैं पर यह होते उतने ही दूर है। किया, कोई बात नहीं, मैं चलूंगी। एलेक्स ने किया का हाथ पकड़ा और तेज तेज चलते हुए बोला, अगर चलना है तो फिर थोड़ा तेज चलो, वरना ऐसे तो हमें रास्ते में ही शाम हो जाएगी। 11। इसी तरह चलते चलते ये दोनों कोई 2-3 किलोमीटर आगे निकल चुके थे। पहाड़ अब पास दिखाई देने लगा था। सामने घास का ढलवा मैदान था। दूर दूर हरी मखमली घास फैली हुई थी। उस मैदान के बीचों बीच से बलखाती हुई रोड निकली थी जो पहाड़ की तलहटी तक जाती थी। ये दोनों उस मैदान में थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि पीछे से गाड़ियों के आने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर एलेक्स ने किया को रोड की एक साइड किया और बोला, ऐसे मत चला करो, वरना किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। ये कहकर उसने किया को रोड एक तरफ कर दिया। पीछे से आती हुई गाड़ियां एक के बाद एक करके आगे निकलने लगी। आगे की 2 गाड़ियां निकल गई, लेकिन जब बीच की गाड़ी निकली और जैसे ही किया की नजर उस पर पड़ी तो किया का दिल धक से रह गया, क्योंकि उस गाड़ी में उसे निक दिखाई दिया। किया की मुंह से सिर्फ इतना ही निकल पाया, एलेक्स। वो गाड़ी ठीक इन दोनों के सामने आकर रुक गई। निक दरवाजा खोलकर निकला। कार से निकलकर निक मुस्कुराते हुए इन दोनों के सामने खड़ा हो गया। निक ने ब्लू कलर की जीन्स और ओलिव ग्रीन कलर की हैवी जैकेट पहन रखी थी। सुबह की पत्ती धूप में उसका चेहरा संगमरमर की तरह चमक रहा था। किया ने डरकर एलेक्स की बाजू पकड़ ली। एलेक्स निक से बोला, अब क्यों आए हो यहाँ पर? उद्धरण चिन्ह। निक, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा एलेक्स। किया, तुम चलो मेरे साथ। किया जवाब देती उससे पहले ही एलेक्स बोल पड़ा, वह तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। निक, तुमसे पूछा किसने है? किया, तुम चलो अभी के अभी बैठो गाड़ी में। उद्धरण चिन्ह। अब किया ने एलेक्स का बाजू छोड़ा और निक के सामने खड़े होकर बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों तुम मुझे जीने नहीं दे रहे हो? उद्धरण चिन्ह। निक, मैं भला क्या कर रहा हूँ? हर बार तुम ही भाग जाती हो। किया, अगर मैं भाग जाती हूँ तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं नहीं रहना तुम्हारे साथ। मुझे जाने दो। निक, ऐसे कैसे जाने दूँ? तुम मेरी होने वाली बीवी हो। उद्धरण चिन्ह। किया, तो यही रीजन है ना? ठीक है, मैं आज इस रीजन को भी खत्म कर देती हूँ। ये कहकर किया ने अपनी उंगली से एंगेजमेंट की रिंग निकाली और उसे निक के हाथ पर रखकर बोली, लो अब वह भी खत्म हो गई। मैं एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। निक, पर मैंने तो नहीं तोड़ी ना। उद्धरण चिन्ह। किया अपना सर पकड़कर बोली, मुझे सच में कभी अंदाजा भी नहीं था कि तुम इस तरह पागल निकलोगे। किस तरह की हरकत है ये? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जाओ और जाकर खुद भी जियो और मुझे भी जीने दो। तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। किया की यह बात सुनकर एलेक्स मन ही मन बोला, मिल नहीं जाएगी बल्कि मिल चुकी है। उद्धरण चिन्ह। निक, तुमसे सलाह मांगी किसने? मैंने कहा तुम मेरे साथ चल रही हो तो बस चल रही हो। और यह कहकर निक किया का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। पर एलेक्स ने आगे बढ़कर उसे रोका और गन निकालकर उसके माथे पर टिका दी और बोला, उस दिन मैंने छोड़ दिया था लेकिन आज मैं नहीं छोड़ूंगा। निक, ठीक है तो फिर मारो मुझ। चलाओ गोली, रुक क्यों गए? उद्धरण चिन्ह। एलेक्स निक की नजरों में देखते हुए मन ही मन बोला, कैसे मारूं मैं तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। निक, कम ऑन, चलाओ गोली, और अगर तुम नहीं चला पाए तो मैं चला दूंगा। ये कहकर निक ने भी गन निकालकर उसकी कनपटी पर अड़ा दी। ये देखकर किया ने एक गहरी सांस ली और पास ही बने एक माइलस्टोन पर बैठते हुए बोली, तुम लोग पहले अपना ये निपटा लो। हर बार शुरू हो जाते हो। मैं तंग आ चुकी हूँ। एक काम करो, तुम दोनों ना मुझे मार दो, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। निक किया से बोला, तुम उठो और गाड़ी में बैठो। उद्धरण चिन्ह। किया, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, कहीं भी नहीं जाऊंगी। निक ने जेब की तरफ इशारा किया। 2 लोग आगे बढ़कर आए और उन्होंने किया को पकड़कर उठाया और उसे गाड़ी में बैठा दिया। एलेक्स ने निक पर गोली चलानी चाहिए पर ना जाने क्यों वह रुक गया। निक गन हटाते हुए एलेक्स से बोला, तुमने फिर मुझे नहीं मारा, फिर से गलती कर दी तुमने। उद्धरण
एलेक्स ने गन वाला हाथ नीचे किया और आंखें बंद करके मन में सोचा, कैसे मारूंगा तुम्हें, जबकि मैं अच्छे से जानता हूं कि किया तुम्हें कितना प्यार करती है। निक किया को वहां से फिर से ले गया और इस बार वह किया को मिलान लेकर ही नहीं गया, वह उसे लेकर अपने उस प्राइवेट आइलैंड पर गया जो उसने कार्नो से खरीदा था। निक ने उसी रिजॉर्ट में उसके रहने का इंतजाम कर दिया। किया को उसने रिसोर्ट के एक कमरे में रख दिया और उस कमरे के बाहर 24 घंटे के लिए उसने गार्ड रख दिए। किया को अभी तक निक और सैंड्रा की सगाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। निक को जब किया मिल गई तो वह अपने डैड से मिलने के लिए घर चला गया। घर पहुंचकर उसने उनके सामने जाकर मुस्कुराते हुए कहा, डैडी आपके लिए एक सरप्राइज है। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, क्या बात है निक, बहुत खुश लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। निक, हाँ बिल्कुल। मार्कोस, क्या सरप्राइज है। उद्धरण चिन्ह। निक ने अपनी उंगली से एंगेजमेंट रिंग निकाली और मार्कोस के सामने जमीन पर गिराते हुए बोला कि अब मेरे पास है, अब मुझे आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और हाँ, बता देना अपने दोस्त को कि एंगेजमेंट फिर से टूट गई है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर निक वापस जाने लगा। मार्कोस पीछे से चिल्लाए, निक पागल मत बनो, बात सिर्फ शादी की ही नहीं है, तुम तो बिजनेस की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हें मालूम है कल हमारी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। निक, मुझे अच्छे से मालूम है और इस डील के लिए मैंने सारा इंतजाम कर भी लिया है। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, क्या इंतजाम किया है, जरा मुझे भी तो बताओ। अच्छा चलो तुम यही बता दो, कल डील क्या होने वाली है। निक मुस्कुराया और बोला, हमें अपने जापान के क्लाइंट को आर्म्स की डिलीवरी करनी है, जिसके लिए मैंने इंतजाम कर लिया है। आप चिंता मत करिए, कल हमारे शिप यहाँ से निकल जाएंगे। मार्कोस, कैसे, तुम्हें पता है ना पिछली बार रास्ते में पायरेट्स ने हमारे शिप्स को लूट लिया था। निक, डैडी वो पायरेट्स नहीं थे, वो उसी से शेख के आदमियों का काम था जिसे मैंने मारा था। उसका छोटा भाई है, वह उसने हमारा शिप लूटा था। मार्कोस, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। निक, बिल्कुल नहीं होगा, अब बेफिक्र रहिए। मार्कोस, पर यह सब करोगे कैसे, वह घात लगा कर बैठा होगा। निक, यह मुझे भी मालूम है, इसलिए यहाँ से पहले खाली कंटेनर्स का शिप जाएगा, जिस पर हमारे आदमी तो होंगे लेकिन हथियार नहीं होंगे। उसके आदमी उसे लूटने के लिए आएंगे, जिन्हें हमारे आदमी मार देंगे और उसके बाद फिर हमारा आर्म्स वाला शिप निकलेगा। इस बात पर मार्कोस चुप हो गए। निक, मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ देख लूंगा, बस आप टांग मत अड़ाना। मार्कोस वापस सोफे पर बैठते हुए बोले, समझ नहीं आता, इतना सब कुछ तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हें उस लड़की में क्या नजर आ रहा है। निक ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह घर से बाहर निकल गया। निक वहां से सीधा उसी रिजॉर्ट में आया जहां पर उसने किया को रखा हुआ था। जब वह किया के रूम में आया तो किया बेड पर सर को पकड़कर बैठी हुई थी। निक अंदर आकर बेड पर उसके बगल से बैठते हुए बोला, क्या बात है, ये जगह तो तुम्हें बहुत पसंद थी। उद्धरण चिन्ह। किया उससे दूर खिसक गई और बोली, दूर रहो मुझसे। उद्धरण चिन्ह। निक, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी आखिर। किया, सेम क्वेश्चन तुमसे भी है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। उद्धरण। निक, क्या बेवकूफों जैसी बात कर रही हो, तुम मेरी फियांसे हो, तुम किसी और के साथ क्यों रहोगी। किया, क्यों नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। निक, पर तुम तो कह रही थी कि जो कुछ हुआ वह सब कुछ एक गलतफहमी थी, वह सब कुछ झूठ था। अगर वह सब कुछ झूठ है तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम भाग रही हो। क्या तुम मेरी प्रॉब्लम जानना चाहते हो ना, तो इंडिया से लौटने के बाद तुमने जो मेरे साथ किया है ना, वह मैं भूल नहीं पा रही हूँ। नफरत हो गई है मुझे तुमसे, नहीं रहना चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ, नहीं रखना है तुमसे कोई रिश्ता। उद्धरण। निक को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने किया का मुंह पकड़कर उसे दीवार से टिका दिया और बोला, तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ भी नहीं होगा। किया, तो मतलब सब कुछ तुम्हारे ही चाहने से होगा। रिश्ता रखना होगा तो रखोगे, नहीं रखना होगा तो तोड़ दोगे। निक, देखो किया, या तो मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ या फिर तुम समझना नहीं चाह रही हो। मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ, मेरी जिंदगी में तुम थी और तुम ही रहोगी। तुम जाना भी चाहो तो मैं जाने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। किया, और अगर जैसे आज तुम मुझे न छोड़ने के लिए पागल हो रहे हो, किसी दिन मुझे छोड़ने के लिए हो गए, तब
तब भी तुम ऐसा ही करोगे ना? तब भी तुम कहोगे कि मुझे अब नहीं रखना है रिश्ता, चली जाओ मेरी जिंदगी से वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, है ना? निक, ऐसा कभी नहीं होगा। उद्धरण किया, मैं कैसे मान लूं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। 11 निक, किसने कहा कि नहीं है? उद्धरण चिन्ह किया, अगर होती तो तुम क्या इंडिया में मेरी बात ना सुनते एक बार? उसके आने के बाद मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने एक बार भी सुना नहीं? सुना? तुम मुझे बस टॉर्चर करते रहे। निक, एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो, और पता नहीं तुम हर इंसान पर भरोसा क्यों कर लेती हो। सिर्फ मुझे छोड़कर हर आदमी पर तुम्हें भरोसा है। उद्धरण चिन्ह किया, अगर तुम पर भरोसा नहीं होता तो मैं शादी के लिए तैयार ऐसे ही नहीं हो गई थी, लेकिन अब नहीं है मुझे तुम पर भरोसा। अब मैं जान चुकी हूँ कि तुम वही करोगे जो तुम्हें करना होगा। कोई क्या चाहता है ये तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। निक, इसका मतलब तुम मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती? किया ने हाँ में सिर हिला दिया। निक, क्या तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती? मेरी आंखों में देखो और कह दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। किया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उद्धरण चिन्ह निक, मेरी नजरों में नजर डालकर बात करो। निक, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस तुम मुझे ये बता दो कि क्या तुम सच में मुझसे हर रिश्ता खत्म करना चाहती हो? कह दो कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। उद्धरण चिन्ह किया, मैंने कहा ना मुझे तुमसे नफरत है। उद्धरण चिन्ह निक ने किया कि गर्दन पकड़ी और उसका मुंह सीधा अपनी तरफ करके बोला, इस तरह नहीं, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि हाँ तुम मुझसे नफरत करती हो। किया ने निक की तरफ देखा और मन में सोचा, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती, पर अब तुमसे डर लगने लगा है। निक, बोलो, जवाब दो। किया, हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ। उद्धरण किया का यह आखिरी जवाब सुनकर निक का चेहरा मायूस हो गया। उसने किया को वहीं छोड़ दिया और बाहर निकलते हुए बोला, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, मेरे आदमी तुम्हें छोड़ आएंगे। और यह कहकर वह वहां से चला गया। ! New story recommended for you. Vardhan, the first son of God. Vardhan, the first son of God. Author Himankar Rajan B. 10D 390 91 D1 D 196 डा 547 FC6 BF 06 2143 App 34 E3. Romantic comedy, heroic fantasy, supernatural, elves, magic, fairy tales. 158 BD 81 deci candle is 787 DCFFCD 0 D3 D9 decibel 6 FED 82289 21125 5.0 1.4K Place 3 reviews Daily upload 1 रहस्य की तलाश। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल एक काल्पनिक और मनोरंजन की कहानी ही समझें। जब ये दुनिया बनी थी तब यहाँ हर तरफ केवल जंगल और प्रकृति थी। शायद शुरुआत में ऐसे भी जीव धरती पर थे जिन्हें आज सोचने पर यकीन करना मुश्किल होता है। ऐसी ही एक कहानी है उस देवता की जो शायद होकर भी नहीं है और नहीं होकर भी वही है। कई हजार साल पहले यमुना नदी के तट पर एक गांव हुआ करता था। ये उस समय की बात है जब संसार में मनुष्य जाति के बहुत ही कम जीव थे, और उस समय मनुष्य छोटे छोटे कबीलों में जंगल के पास नदियों के किनारे पर रहा करते थे। चटू, क्या वे चुड़ैल थी? जंगल में कदम रखते ही किशोर और भीखू जंगल में अजीब सी आहट महसूस करते हैं। जंगल में एक अजीब हलचल है। वे किसी भी समय एक जैसी आवाजें सुन रहे हैं जो अलग अलग दिशाओं में गूंज रही है। वे आगे बढ़ते हुए डर रहे हैं। गांव का एक युवक जिसका नाम भोलू है वह डरा हुआ कहता है, चल भीखू, वापस चलते हैं। उद्धरण चिन्ह भीखू उसे धीमी आवाज में धमकाते हुए बोलता है, अबे डरपोक, जब इतना ही डर लगता है तो तू यहाँ आया ही क्यों? नैना सबको चुप होने का इशारा करती है। अब सभी आगे बढ़ने लगते हैं। किशोर, भीखू और नैना कम डर रहे हैं, वे सतर्क भी है। बाकी साथ आए हुए 3 युवक बहुत डरे हुए हैं। वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जंगल में जितने भी पेड़ हैं उनके पत्ते काले हैं। यहाँ की मिट्टी भी काली है और ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पर किसी ने पूरी तरह से काला जादू कर दिया हो। इससे पहले कि उनकी समझ में कुछ आए,
किशोर के ऊपर एक सांप आ गिरता है। ये लगभग 3 फीट लंबा और भयानक सांप है। सांप को देखकर सभी को डर लगता है और उन्हें हड़बड़ी में कुछ नहीं सूझता है। सांप से बचने के लिए वे जंगल में अंदर की तरफ भागने लगते हैं। भागते हुए नैना गिर जाती है, उसके पैर में चोट आ जाती है। वे सभी वहीं रुक जाते हैं। वे देखते हैं कि सांप उनका पीछा कर रहा है और जहां वे रुकते हैं सांप भी वहीं आकर रुक जाता है। सांप के तेवर देखकर यह स्पष्ट था कि वह इन सबको अपना शिकार बनाना चाहता था। सभी सांप को देख रहे हैं और सांप उन सबको देखता है। कोई हलचल नहीं करता है। सभी इंसानों के सांस रुक गए हैं। नैना बहुत डरी हुई है। भीकू ने धीरे से नैना को उठाने का प्रयास किया, लेकिन किशोर ने भीकू के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे कुछ न करने को कहा। सांप भी उन सबको एकटक देखता रहा। कुछ देर बीत गई। अचानक सांप डर कर वहां से ऐसे भागा जैसे उसने किसी भयानक भूत को देख लिया हो। सांप को भागते देख सभी इंसान आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि इस तरह सांप चला कैसे गया। फिर भी उन्होंने गहरी सांस ली और राहत की सांस लेते हुए अपने पसीने को पोंछने लगे। रात में उन्हें वहां बस चांद की रोशनी में थोड़ा बहुत ही दिख रहा था। उनकी मशाल भी बुझ चुकी थी। अब वे नैना को संभाल कर उठाना चाहते थे। भीकू नैना को गोद में उठा लेता है और वे सब वहां अपनी बातें करने लगते हैं। नैना भीकू से कहती है, आराम से, पर मैं मौज आई है। भीकू नैना को साहस देने के लिए कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भोलू, गांव वाले सही कहते थे, यहाँ कभी आना ही नहीं चाहिए। सभी डरे हुए हैं। किशोर भीकू को सहारा देता है। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई पीछे खड़ा हुआ है। सभी पीछे मुड़ते हैं। वे डरे हुए हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि पीछे कोई भयानक चीज हो सकती है। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, सब देखते हैं कि पीछे कुछ भी नहीं है। लेकिन अचानक नैना डर से बहुत तेज चिल्लाती है। भीकू नैना से पूछता है कि क्या हुआ। नैना भीकू से ऊपर देखने को कहती है। सभी मर्द ऊपर की तरफ डरते हुए देखते हैं और वे जो देखते हैं उसके बाद उनकी चीखें निकल जाती है। ऊपर की तरफ बहुत सारी पिशाच जैसी चुड़ैलें हैं जिनके पंख है, वे हवा में झूल रही है। उनकी लाल आंखें जो भीकू और इसके साथियों को देख रही हैं। उन्हें देखकर वे कांपने लगते हैं। वे डर के कारण अपना संतुलन खो देते हैं और बेहोश हो जाते हैं। सब कुछ अंधकार में डूब जाता है। रात खत्म होती है और धीरे धीरे सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ने लगती है। भीकू, नैना, किशोर और बाकी तीनों नौजवान भी जमुना नदी के किनारे पड़े हैं। सूर्य की रोशनी से उनकी आंखें खुलती है। वे घबरा कर उठ जाते हैं। जमुना के किनारे पर खुद को बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। किशोर देखता है कि वे सभी आसपास ही हैं और सब जिंदा हैं। एक एक करके किशोर सबको जागता है और वे सब देखते हैं कि वे अपने गांव में हैं। मंदिर के बिल्कुल सामने भीकू नैना के पैर को संभालते हुए उठाने की कोशिश करता है और नैना से पूछता है कि उसे दर्द तो नहीं हो रहा है। नैना अपने पैर को महसूस करती हुई कहती है, नहीं, पैर तो बिल्कुल ठीक है। ना दर्द है, न ही किसी तरह की कोई मौच है। नैना हैरान है, भीकू भी हैरान है। किशोर को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। गांव के बाकी नौजवान वहां से भागते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं और इससे पहले कि किशोर और भीकू उन्हें रोककर कुछ समझा पाते, वे अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तीनों गांव में इस बात को फैला ना दें। नैना और भीकू भी खड़े होकर इधर उधर देखने लगते हैं। किशोर भीकू से पूछता है, ये सब था क्या? हम सब यहाँ कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। नैना भी हैरानी से पूछती है, मेरे पैर में रात को मोच आ गई थी। ये अब ठीक है और बिना नाव के यहाँ कैसे आ गए? भीकू परेशान होकर कहता है, वो रात को चुड़ैल देखने के बाद मुझे कुछ याद नहीं। नैना और किशोर भी यही कहते हैं कि उन्हें कुछ भी याद तक नहीं है। तीनों अपने घर की तरफ जाते हैं। वे उलझन में हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। भोलू और उसके साथी अपने घर में अपने माँ बाप से ये सब बता देते हैं, जबकि भीकू के माँ बाप तो पहले ही मर चुके थे। अब किशोर का भी कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन गांव के लोगों को सबकी फिक्र है। गांव में एक मुख्य इंसान है जो गांव का सबसे बुजुर्ग है। वह बहुत खड़ूस स्वभाव का बुरा आदमी है, जिसका डर भीकू और किशोर को है। तीनों सोचते हुए भीकू के झोपड़े में पहुंचते हैं। वहां उनको बहुत थकान महसूस हो रही है, इसलिए जमीन पर पराली के बिस्तर पर बैठ जाते हैं।
भीकू और नैना एक बिस्तर पर बैठते हैं और किशोर सामने ही दूसरे पर। नैना सबके लिए थोड़ा पानी और कुछ फल ले आती है। वे बहुत थके हुए हैं। किशोर भीकू से कहता है, हो सकता है कि बात मुखिया तक पहुंचे और वे सब हमें बहुत डांटेंगे। भीकू, इसमें डांटना कैसा? किसी की कोई नुकसान नहीं हुआ। नैना, वैसे भी भोलू और बाकी लोगों को हम किसी को अपने साथ नहीं ले गए थे। वे अपनी मर्जी से वहां गए थे। किशोर, मैं बस इतना कह रहा ही कि हमें कुछ भी करके गांव वालों को डरने नहीं देना है, वरना वे सबको लेकर ये गांव छोड़कर यहाँ से कहीं और जाने लगेंगे। भीकू किशोर को तनाव लेने से मना करता है और कहता है कि एक तरफा केवल नकारात्मक सोचने से कोई फायदा नहीं है, हो सकता है कि वे किसी से कुछ कहे ही न। तभी गांव के लोगों की आवाजें आती है। वे सभी भीकू के झोपड़े के बाहर आते हैं और उन्हें बाहर बुलाते हैं। किशोर भीकू को देखता है और भीकू किशोर को। फिर दोनों नैना के मुंह की तरफ देखते हैं। नैना के मुंह से केवल इतना ही निकलता है, मर गए। गांव वाले सबको बार बार गुस्से में बाहर आने को कह रहे हैं। नैना सहित किशोर और भीकू घर से बाहर आते हैं और वे देखते हैं कि गांव के सभी लोग घर के बाहर जमा हैं। वे गुस्से में हैं। किशोर और भीकू एक दूसरे के चेहरे को देखकर फिर गांव वालों को देखते हैं। वास्तव में सभी को पता चल ही गया। गांव वाले उन दोनों को अपने मुखिया के पास ले जाना चाहते हैं। मुखिया बूढ़ा है, इसलिए एक झोपड़े में रहता है जहां से वह कहीं आना जाना नहीं कर सकता है, इसलिए उसने ही किशोर और उसके दोस्तों को वहां बुलाने के लिए गांव के लोगों भेजा है। किशोर, नैना और भीकू गांव वालों के साथ मुखिया की झोपड़ी की तरफ जाते हैं। वे देखते हैं कि गांव वाले गुस्से में हैं। झोपड़ी के बाहर पहुंचकर गांव का एक आदमी बूढ़े मुखिया को बाहर आने को कहता है और बताता है कि किशोर और उसके साथी आ गए हैं। पहले किशोर के साथ गए हुए गांव के नौजवान भोला और उसके साथी बाहर आते हैं, फिर उनके माता पिता और फिर एक बहुत ही अजीब सी लाठी लिए हुए एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। उसके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं और उसके कपड़े बहुत पुराने लग रहे हैं। बूढ़े आदमी की शक्ल भी कुछ डरावनी है। उसके शरीर के सभी बाल सफेद हैं और उसकी भौं के बाल उसके सिर के बालों से मिल रहे थे। बड़े बड़े बाल, दाढ़ी और मूछें। बूढ़ा मुखिया अपनी धीमी आवाज में किशोर और भीकू से पूछता है, मुखिया, क्या ये सब जो कह रहे हैं वह सच है? उद्धरण चिन्ह। किशोर, क्या कहा इन्होंने? मुखिया भोला और उसके साथियों को देखता है और फिर से बोलने का इशारा करता है। भोला सब कुछ बताने लगता है। वह सब कुछ बता देता है जो भी पिछली रात हुआ, कैसे वो लोग जंगल में गए और वहां बहुत सारी चुड़ैलें आसमान में हवा में उड़ रही थी। मुखिया किशोर से पूछता है, क्या तुम लोग इन्हें नदी पार करके जंगल में ले गए थे? किशोर को भोला की बात पर गुस्सा आता है। वह मुखिया से अपनी बात कहता है। किशोर, हम जंगल में गए थे, ये बात सच है, लेकिन इन तीनों को अपने साथ हम नहीं ले गए थे। ये लोग खुद ही अपनी मर्जी से जबरदस्ती हमारे साथ गए थे। किशोर की बात से भोला और उसके साथी डर जाते हैं। बूढ़ा मुखिया भोला को डांटता है और कहता है, तुम लोगों ने कहा कि किशोर और भीकू तुम्हें वहां ले गए थे। गांव का एक आदमी गुस्से में इस मामले के बीच में बोलने लगता है। आदमी, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? ये लोग जंगल में गए ही क्यों, इन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। इनकी वजह से पूरे गांव पर संकट आ सकता है। उद्धरण चिन्ह। दूसरा आदमी, हाँ हाँ, सही बात है। वैसे पिछले कुछ दिनों से गांव में सब कुछ बुरा हो रहा है। पहले कई दिन तक बरखा हुई, उसके बाद नदी में उफान कर पानी गांव में आया और फिर जमुना दास की मौत हो गई। मुखिया, तुम लोग शांत रहो, पहले इस मामले को समझने की कोशिश करो कि आखिर हुआ क्या है। समस्या को समझने के बाद ही समस्या का समाधान मिल सकता है, इसलिए इस समस्या को ध्यान से समझना होगा। मुखिया किशोर से पूरी बात बताने को कहता है, लेकिन किशोर पूरी बात नहीं बताना चाहता है। भीकू और किशोर चुप हो जाते हैं। भोला और उसके साथी भी खामोश हैं। मुखिया उन्हें फिर से पूरी बात बताने को कहता है। ऐसे में नैना बात को मुखिया कहने लगती है। नैना, मैं बताती हूँ। भीकू नैना को रोकता है। भीकू, नहीं नैना, कुछ मत बोल, ये लोग समझेंगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। मुखिया, आज शायद सब सुन ले और समझने की कोशिश कर ले, लेकिन हो सकता है कि कल तुम बताना चाहो तो भी कोई सुनने वाला न मिले। सब लोग मुखिया की बात से सहम जाते हैं। वह अपनी थकी हुई और धीमी आवाज में पहेलियों भरी बातें कर रहा है, जिससे किशोर और भीकू को भी डर लग रहा है। गांव पर कोई बड़ा संकट न आ जाए, इस डर से वे मुखिया से सब कुछ बताना चाहते हैं।
किशोर पूरी बात बताना शुरू करता है। किशोर, मेरे बापू हमेशा कहते थे कि हम पर एक जिम्मेदारी है। बापू के बक्से में एक किताब है जो बहुत पुरानी है। बापू अक्सर अकेले बैठकर उस किताब से बात करते थे। किशोर की इस बात से सभी एक झटका सा लगता है, क्योंकि गांव में फैली हुई अफवाह बिल्कुल सही थी। बोलने वाली किताब सच में है। किशोर आगे कहता है, बापू के मारने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। बापू कहता था कि जमुना के पर परियों का देश है जहाँ एक देवता रहता था, और अब वो देवता किसी श्राप की वजह से कहीं खो गया है। वो यहाँ वापस आएगा, तब उसे ये किताब देनी होगी, तब तक इस किताब की रक्षा करनी होगी। गांव का एक आदमी, इसका मतलब इतने सालों तक तुम्हारे पुर्राजों ने ये बात सबसे छिपाए रखी, जो कि सच थी। मुखिया, इस बात को छुपाए रखना ही उचित था, इसलिए इसे छिपाया गया था। और ये सब भी अब से बहुत साल पहले के एक मुखिया ने ही तय किया था। मुखिया गांव के लोगों को चुप करता है और किशोर से आगे की बात को पूछता है। किशोर अपने आप को सच बोलने से नहीं रोकना चाहता है, वह सबको सब कुछ बताना चाहता है। किशोर, कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आखिर वो कौन है जिसके आने का इंतजार इतने सालों से इस गांव को और इस किताब को है। परियां होती है या नहीं, मैंने कभी ये सब नहीं देखा, सिर्फ सुना था। मेरे मन में ये सब चल ही रहा था कि भीकू और नैना ने नदी पार करके दूसरी तरफ जाने की और वहां के रहस्य को देखने की योजना बनाई। भीकू और इसके बाद किशोर ने हमारे कहने पर एक खोखले पेड़ को नाव की तरफ बनाया और उसमें बैठकर रात में हम नदी पार करने चले गए। वहीं हमने भोला और उसके दोस्त मिले और उन्होंने हमें देख लिया। किशोर, बहुत मना करने के बाद भी भोला और उसके दोस्त साथ गए। नदी पार करके जब जंगल के अंदर गए तो एक सांप ने हम पर हमला किया। उससे बचकर भागे तो उस सांप ने हमारा पीछा ऐसे किया जैसे कोई इंसान हो। नैना भागते हुए मेरे पर में मौच आ गई, जिसके बाद मैं जमीन पर गिर गई और सांप वहीं रुका रहा। हम सब हिले नहीं, सांप हमें देखता रहा और फिर वह अचानक डर कर भाग गया। तब हम मुड़े और हमने उन्हें आसमान में हवा में उड़ते देखा। उनकी लाल आंखें जैसे जलता हुआ कोयला है। उनके पंख थे और वे दिखने में परियां लग रही थी, मगर वे डरावनी और भयानक थी। मुखिया ये सब सुनकर वहीं बैठ जाता है। वह बहुत डर जाता है और उनसे पूछता है कि उनके साथ उन चुड़ैलों ने कुछ किया तो नहीं। किशोर, नहीं बाबा, सुबह आँख खुली तो हम अपने गांव में थे। नैना, और मेरे पैर की मौच भी अपने आप ठीक हो गई। किशोर, बाबा उन्होंने हमारी मदद की